Hello everyone, good evening or welcome to this webinar on research and data analysis using Jamovi. I am Aleem Ashraf, psychology educator और I am currently working on my PhD dissertation. तो this webinar जो है इस webinar के अंदर जो हमारा focus होगा सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखना नहीं होगा, इसमें हमारा purpose होगा कि how researchers actually think about their data. डेटा के साथ रिसर्चर किस तरह से क्वेश्चन जनरेट करते हैं डेटा आने के बाद या आने से पहले और इन क्वेश्चंस को फिर किस तरह से सिस्टमेटिकली एड्रेस करते हैं यूजिंग द सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट नहीं होते रिसर्चर, क्योंकि सॉफ्टवेयर के पीछे अंडरलाइंग फ़िलासफ़ी एक ही तरह की होती है, बट उसको ऑपरेट करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। तो हम आज जिस सॉफ्टवेयर पे अपने एनालिसिस करेंगे, रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, वो होगा जमोवी, जो कि एक सिंपल और इजी टू यूज़ और फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। SPSS के कंपैरिजन में मच ईजियर टू यूज़ है। अच्छा, रिसर्चर जो आमतौर पे कन्फ्यूजन जो मैंने रिसर्चर्स में देखी है, वो एक तरह से मिस अलाइनमेंट होती है कि अगर उनको क्लियर होता है कि उनका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, तो फिर स्टेटिस्टिकल टेस्ट उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। एक तरह से डिस्क्रिपेंसी होती है बिटवीन रिसर्च क्वेश्चन एंड स्टेटिस्टिकल टेस्ट। तो उसके ऊपर आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि किस तरह के रिसर्च क्वेश्चन किस तरह के स्टेटिस्टिकल टेस्ट के ऊपर मैप करते हैं ना। रिसर्च क्वेश्चन और स्टेटिस्टिकल टेस्ट एक दूसरे के साथ को रिलेटेड होते हैं, एक तरह से टेम्पलेट्स होते हैं स्टेटिस्टिकल टेस्ट, और स्टेटिस्टिकल टेस्ट की जो टेम्पलेट आप फिल करते हो वो अपने वेरिएबल से फिल कर देते हो कि आपका आईवी कैसा है, उसके लेवल कैसे हैं, क्या वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, क्या वो नॉमिनल वेरिएबल है, और क्या वो आईवी है, क्या वो डीवी है, क्या वो मॉडरेटर है, क्या वो मीडिएटर है, क्या वो कन्फाउंडर है। इस तरह के सवालों के अगर आप जवाब पहले से ढूंढ के रखें तो आपकी टेस्ट सिलेक्शन आसानी से हो सकती है। और इस तरह के सवालों के जवाब आपको बेहतर क्या चीज़ आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या आपका लिटरेचर रिव्यू गाइड करता है कि आपके कौन से वेरिएबल का क्या रोल है और आपने मेजर किस तरह से किया हुआ है। तो वो हम प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीखेंगे और फिर हमारा फोकस होगा एक्चुअल इंटरप्रिटेशन के ऊपर। टेस्ट तो रन कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर 2 मिनट में आपको करके दे देता है, बट एक्चुअल उसकी इंटरप्रिटेशन है कि जो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, वो आपके आउटपुट का जवाब, जो आपके रिसर्च क्वेश्चन था उसका जवाब दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उसमें से कौन से स्टेटिस्टिक्स को हमें ज़्यादा गौर से देखना है, किसको 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 हम इग्नोर कर सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। मैं आज जिस डेटा पे काम कर रहा हूँगा वो मेरा अपना PhD की डिसर्टेशन का एक सब सेक्शन मैंने क्रॉस सेक्शनल निकाल के रखा हुआ है, कुछ स्प्लिट करके वेरिएबल्स को, सिर्फ उसके ऊपर मैं अपना फोकस रखूँगा। जैसे कुछ वेरिएबल्स मैंने निकाल के रखे हुए अपने डेटा सेट के पर करता है, तो वो इन्फ्रेंशियल टेस्ट का हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे टी टेस्ट से। तो टी टेस्ट के लिए हम जाते हैं, अब इसको फॉर्मली अपना जो हाइपोथेसिस था उसको टेस्ट करते हैं। एनालिसिस, टी टेस्ट और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, बिकॉज ये दोनों ग्रुप्स मेल और फीमेल इंडिपेंडेंट ग्रुप है, मेल फीमेल के ग्रुप में नहीं जा सकता और फीमेल मेल के ग्रुप में नहीं जा सकती। तो हम, और ग्रेड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पे पॉपुलेट होना शुरू हो चुकी हैं इनकी वैल्यूज़। जैसे ग्रेड और टी टेस्ट की वैल्यू स्टेटिस्टिक आ रहा है 2.66 और पी 0.008। अब अच्छा, अब इनको इंटरप्रेट करना हमें सीखना है कि ये बता क्या रहे हैं। एक तो कॉमन हम क्या देखते हैं, सिर्फ पी वैल्यूज़ देख लेते हैं। पी लेस देन 0.05 है तो इसका मतलब है कि हमारा हाइपोथेसिस सपोर्ट हो गया और मेल और फीमेल में जेंडर डिफरेंसेस हैं, जो कि ठीक है, बट दिस डज नॉट गिव अस द कंप्लीट पिक्चर। कंप्लीट पिक्चर से क्या मुराद है? कंप्लीट पिक्चर ये नहीं देता, ये सिर्फ पी वैल्यू सिर्फ इतना बताती है कि आपके जो ग्रुप्स में ये जो डिफरेंस आया है कि ये बाय चांस आया है या इसको हम मल्टीपल टाइम रिपीट करेंगे तो ये वाकई में इस तरह का डिफरेंस आएगा। तो सिर्फ रैंडम चांस की प्रोबेबिलिटी बताता है कि अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है, अगर वाकई में कोई मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं एग्जिस्ट करता अगर एक्चुअल पॉपुलेशन में, तो क्या प्रोबेबिलिटी है ये रिज़ल्ट आने की। तो 0.008 का मतलब है कि 1000 में से 8 टाइम होगा कि बाय चांस इस तरह का रिज़ल्ट आएगा। ये सिर्फ पी वैल्यू सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताती है कि रैंडम चांस से रिज़ल्ट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, विच इज़ वेरी स्मॉल। बट कंप्लीट पिक्चर हमें किस तरह से पता चलती है? यस, हम हाइपोथेसिस तो नल हाइपोथेसिस तो रिजेक्ट कर सकते हैं कि यस डिफरेंस है, बट ये नहीं बता रहा है कि ये कितना डिफरेंस है मेल और फीमेल के अंदर।
तो उसके लिए हम थोड़े से इसमें से और चीज़ें रिक्वेस्ट करते हैं। अभी तो इसने सिर्फ टी टेस्ट बताया है कि मीन डिफरेंस एक्चुअली कितना है मेल और फीमेल के ग्रेड्स में। उसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव्स भी रिपोर्ट कर लेते हैं, इसको कहते हैं। और डिस्क्रिप्टिव्स रिपोर्ट की डिस्क्रिप्टिव देखते हैं सबसे पहले। हाँ, डिस्क्रिप्टिव क्या कह रहा है, फीमेल के जो ऑन एवरेज ग्रेड बन रहा है 79.82 बन रहा है, मेल का 77। और ये मीन डिफरेंस कितना है, सिर्फ 2.16 पॉइंट का डिफरेंस है। यस, जिसका मतलब है कि यस, नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट तो कर सकते हैं, डिफरेंस तो है, बट सिर्फ 2.16 का डिफरेंस है बिटवीन मेल्स और फीमेल, जो कि इतना बहुत, जिस पे हमें इतना एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। हमें जब भी हम रिसर्च करते हैं तो सिर्फ पी वैल्यूज़ से हमारी बात नहीं बनती। पी वैल्यू हमें अधूरी पिक्चर देते हैं। तो हमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स जिसको हमें देखना होता है वो मीन डिफरेंस देखना होता है। और मीन डिफरेंस भी स्टैंडर्डाइज मीन डिफरेंस से हमारी बात बनेगी। ठीक है, ग्रेड का तो हमें पता है अच्छे से कि मीन डिफरेंस में ग्रेड में 2.16 का हमें आइडिया है कि हम डायरेक्टली इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये बड़ा डिफरेंस है या ये छोटा डिफरेंस है। बट हर डिपेंडेंट वेरिएबल के हमें स्केल का नहीं पता होता। कोई किसी डिपेंडेंट वेरिएबल पे, लेट से अगर ये CGPA हमारा अगर डिपेंडेंट वेरिएबल होता तो उसमें 2.16 का डिफरेंस बहुत ह्यूज डिफरेंस होता। बट यहाँ पे हम चूँकि हम ग्रेड परसेंटेज को कंपेयर कर रहे हैं तो 2.16 परसेंटेज का डिफरेंस कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। बाद औक़ात हमें साइकोलॉजिकल स्केल्स के ऊपर मीन डिफरेंस निकालने होते हैं, तो उसमें भी हमें नहीं पता होता कि साइकोलॉजिकल स्केल का क्या मीन था, उसका मैक्सिमम स्कोर क्या था, मिनिमम स्कोर क्या था। तो उसके लिए हम एक और चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं जो कि मेन डिफरेंस होता है, बट स्टैंडर्डाइज्ड मीन डिफरेंस होता है। स्टैंडर्डाइज मीन डिफरेंस जिसको हम इफ़ेक्ट साइज कहते हैं, वो यहाँ से हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं। तो अब ये बता देगा स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू के अंदर ये कोहेंस डी की वैल्यू 0.19 आ रही है। अब इससे ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसके लिए अब हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें पता हो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या 100 पॉइंट का स्केल था, क्या 4 पॉइंट का स्केल था, क्या 7.5 पॉइंट का स्केल था। बट अगर हमारे पास ये स्टैंडर्डाइज वैल्यू आ जाती है तो हम इसको यूनिवर्सली कंपेयर कर सकते हैं। इसको हम पावर पॉइंट पर जाके देखते हैं कि ये क्या बताते। कोहेंस डी को इंटरप्रेट करते हैं। लेट से 0.19 हमारा कोहेंस डी आया है और ये स्टैंडर्डाइज वैल्यू जैसे 0.20 से लेके 0.50 तक की जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो स्मॉल इफेक्ट में कंसिडर की जाती हैं। स्मॉल इफेक्ट का क्या मतलब है, एक ग्रुप का मीन दूसरे ग्रुप से बहुत ज़्यादा डिफर नहीं कर रहा, बहुत नेग्लिजिबल है, जिस पे हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। तो इफेक्ट साइज 0.50 से अगर एक्सीड करता है, जो भी कि हमारे पास 0.19 ही आया है जस्ट, तो 0.50 से एक्सीड करता है तो फिर हम कह सकते हैं कि यस, दोनों ग्रुप्स में ये जो डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ा है। एक ग्रुप का मीन दूसरे ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पे है, तो फिर हम कह सकते हैं कि यस, ये सिर्फ नेग्लिजिबल डिफरेंस नहीं है, बट काफ़ी अच्छा खासा साइजेबल डिफरेंस है। और अगर 0.80 से अबव की वैल्यूज़ जाती हैं तो फिर दो ग्रुप्स एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली डिफ़र कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ पी वैल्यू नहीं देखनी होती बल्कि इफ़ेक्ट साइज़ को भी इंटरप्रेट करना होता है। सही, अगर हम एक्चुअल ट्रू पिक्चर अपने डेटा से अगर गेन करना चाहें अपने पार्टिसिपेंट या अपने स्टडी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। एक और चीज़ जो हमें देखनी होती है रिसर्च हाइपोथेसिस के टेस्ट में, वो ये होती है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल। जैसे हमारे जमोवी के आउटपुट में हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल आया है। कॉन्फिडेंस इंटरवल अभी हमने रिपोर्ट अभी इससे रिक्वेस्ट नहीं किया। मेन डिफरेंस ये 2.16 इस पर्टिकुलर सैंपल में आया। जैसे हमें पता है कि हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन में से सैंपल जनरेट करते हैं ना, तो इस पर्टिकुलर सैंपल में तो ये 2.16 डिफरेंस आया है। बट ज़रूरी नहीं है कि लेट से मैं दोबारा जाके स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट करूं सेम यूनिवर्सिटी से या सेम तरह की यूनिवर्सिटी से सेम लेवल के ऊपर, तो ये 2.16 ज़रूरी तो नहीं है कि यही रिज़ल्ट आएगा। हो सकता है कुछ डिफरेंस आ जाए उसमें, और जो कि मोस्ट प्रॉबेबली इससे डिफरेंट ही वैल्यू आएगी ना, एग्जैक्ट 2.16 तो नहीं आ सकता। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल फिर हम इससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बताए मेन डिफरेंस का। तो मेन डिफरेंस का कॉन्फिडेंस इंटरवल बता रहा है कि अगर हम स्टडी को, ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि अगर हम स्टडी को लेट से मल्टीपल टाइम रिपीट करें, मल्टीपल टाइम हम सैम्पलिंग करें सेम तरह की पॉपुलेशन से, बार बार रिपीट करें यही प्रोसेस, लेट से हम थाउजेंड्स ऑफ टाइम सैम्पलिंग करें
और फिर हर बार मीन डिफरेंस चेक करें हर सैम्पल का। तो ये कह रहा है कि 95% ऑफ द टाइम जो लोवेस्ट मीन डिफरेंस होगा 0.57 होगा और हाईएस्ट मीन डिफरेंस 3.76 होगा। अगर हम इसी प्रोसेस को थाउजेंड्स ऑफ टाइम रिपीट करें तो 95% ऑफ द टाइम इस वैल्यू लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच में कहीं ना कहीं आपका मेन डिफरेंस आएगा। तो ये वाला 2.16 इस पर्टिकुलर सैम्पल में है, बट कहीं भी हो सकता है वो 0.57 से 3.76 के दरमियान मेन डिफरेंस। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल भी हमें यूज़फुल पिक्चर देते हैं कि मेन डिफरेंस यहाँ पर तो इतना है, बट पॉपुलेशन में और कितनी हमारे पास वेरिएबिलिटी आ सकती है अगर हम इस स्टडी को रिपीट करें। तो हम आइडियली प्रेफर करते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में ज़ीरो ना आए। ज़ीरो अगर आता है तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो एस्टिमेट है इतना रिलायबल नहीं है। बाज़ स्टडीज़ में हो सकता है कोई मेन डिफरेंस ना आए। तो ये ग्रेटर देन, या तो इसमें ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए दोनों वैल्यूज़, या दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव में होनी चाहिए। अगर क्रॉस होके माइनस से प्लस के दरमियान आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल की रेंज जा रही है तो इसका मतलब है कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस था हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज पॉपुलेशन में ज़ीरो भी इफेक्ट प्रेजेंट है। तो इसलिए हमें पी वैल्यू के साथ साथ इफ़ेक्ट साइज भी देखना है और कॉन्फिडेंस इंटरवल भी देखना है अगर हमें सही इंटरप्रिटेशन करनी है अपने डेटा की। अच्छा, अब कॉन्फिडेंस इंटरवल भी जैसे कुछ कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होते हैं, ज़ीरो की हमने बात की, जैसे इस हाइपोथेटिकल कॉन्फिडेंस इंटरवल में लोअर लिमिट माइनस में है और अपर लिमिट 1 में, यानी इनके बीच में ज़ीरो आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा हाइपोथेसिस। और अगर देखें ग्रीन वाला, अगर हम देखें ग्रीन वाले सैंपल में हम देखें तो इसकी लोअर और अपर लिमिट रेंज में ज़ीरो कहीं नहीं आ रहा। ये स्टार्ट भी ज़ीरो के बाद हो रही है और एंड भी ज़ीरो के बाद हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसमें ज़ीरो क्रॉस नहीं हो रहा। तो यहाँ पर इनका, अगर हम इस स्टडी को मल्टीपल टाइम रिपीट करें तो वाकई में मीन डिफरेंस एग्जिस्ट करता होगा 95% ऑफ द टाइम्स। और जितनी बड़ी कॉन्फिडेंस इंटरवल की रेंज होगी उतना हमारा एस्टिमेट अनरिलायबल होगा, और जितनी छोटी हमारी कॉन्फिडेंस इंटरवल की वो बाउंड्री बन रही होगी उतना हमारा एस्टिमेट प्रिसाइज होगा, रिलायबल होगा। तो ये भी हमें देखना है कि क्या हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू से बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू के बीच में जा रहा है, तो इसका मतलब है हमारी स्टडी का जो वेरिएबिलिटी है ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। और अगर कम वेरिएबिलिटी है तो इसका मतलब है हमारा एस्टिमेट ज़्यादा प्रिसाइज है। तो ये तो हुई कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात। अगर हमारे पास दो से ज़्यादा ग्रुप्स हों, जैसे टी टेस्ट तो सिर्फ दो ग्रुप्स को डील कर सकता है, लेकिन हमारे पास आमतौर पे दो से ज़्यादा भी ग्रुप्स होते हैं, तो उसको हम टेस्ट करना हो तो हम कैसे टेस्ट करेंगे? उसके लिए हम फिर से चलते हैं जामोवी के ऊपर। और हमारा इसमें रिसर्च क्वेश्चन क्या है कि ईयर्स, यूनिवर्सिटी ईयर फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर, क्या वो डिफ़र कर रहे हैं ऑन फाइनल ग्रेड ऑन द कोर्सेज? तो इसके लिए हम जाते हैं अनोवा पे। बल्कि अनोवा पे जाने से पहले हमेशा अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप विजुअलाइज कर लो कि आपका एक नॉमिनल वेरिएबल है जिसके 4 कैटेगरीज हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि कंटिन्यूस है। तो हम उसको विजुअलाइज करके देखते हैं प्लॉट से कि उसकी शक्ल किस तरह की आ रही है, ताकि हमें अनोवा के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना आसान हो जाए। तो हम बॉक्स प्लॉट ही बनाते हैं और ग्रेड फिर से हमारा वही है डिपेंडेंट वेरिएबल, और इस बार ग्रुपिंग वेरिएबल हमारा ईयर है। तो ईयर देखें, इसमें हमारा बॉक्स प्लॉट क्या कह रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ईयर्स हैं हमारे, और कोई ख़ास डिफरेंस नहीं बाज़ाहिर दिखने को मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमारा ग्रेड है और चारों ईयर्स एक ही तरह का। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन ज़रूर है, जैसे ये ब्लैक लाइन थोड़ी ऊपर नीचे हैं, बट थोड़ा सा जैसे कि इससे लग रहा है कि शायद फाइनल ईयर वाले फोर्थ ईयर वाले थोड़ा सा मीडियान जो है इनका ग्रेड का ज़्यादा है। बट हम कंक्लूसिवली नहीं कह सकते जब तक कि हम इन्फ्रेंशियल टेस्ट नहीं कर लें। क्या ये बाय चांस डिफरेंट हैं? जैसे हमें पता है कि हर सैम्पल में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है, क्या ये बाय चांस है या ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है? पहला सवाल तो ये है हमारा। फिर हमारा वो इफेक्ट साइजेस वाला भी सवाल यहाँ पर भी वैलिड होगा, और वो
कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला, जो हमें कंप्लीट एक्यूरेट पिक्चर देता है। तो अब हम चलते हैं अनोवा की तरफ। एनालिसिस अनोवा, ग्रेड डिपेंडेंट वेरिएबल, ईयर हमारा फिक्स फैक्टर। अच्छा, ये रिज़ल्ट इसकी अच्छी बात ये है जमोवी की कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली रियल टाइम में रिजल्ट्स पॉपुलेट होना शुरू हो जाते हैं, और आप थोड़ी सी चेंजेस कोई करना चाहो, डिफरेंट स्टेटिस्टिक रिक्वेस्ट करना चाहो तो फ़ौरन से यहीं पे अपडेट कर देता है। जबकि एसपीएसएस में आपको मल्टीपल टाइम्स आपको एनालिसिस करने पड़ते हैं अगर आपको थोड़ी सी भी चेंज करना पड़े। तो पी वैल्यू देख लेते हैं डायरेक्ट। पी वैल्यू 0.44 है, जिसका मतलब है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। जो हम ऊपर रिजल्ट्स देख रहे हैं डिफरेंसेस, वो बाय चांस ही आ रहे हैं, कोई स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं है। अगर हम दोबारा स्टडी करें तो ये इसी तरह के होंगे और कोई ख़ास डिफरेंस नहीं नज़र आएगा इनके अंदर। तो पी वैल्यूज़ ग्रेटर देन 0.05, जिसका मतलब है कि ये बाय चांस ही इस तरह के रिज़ल्ट आए, कोई रिलायबल डिफरेंस नहीं है इनके अंदर, मीनिंगफुल कोई डिफरेंस नहीं है। बट हम थोड़ी सी और इससे स्टेटिस्टिक रिपोर्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव्स भी बताए पहले। तो ये डिस्क्रिप्टिव्स हम कहीं और से लेते हैं इससे। अनोवा, वन वे अनोवा, ग्रेड डिपेंडेंट वेरिएबल, ईयर हमारा ग्रुपिंग वेरिएबल, डिस्क्रिप्टिव टेबल। हाँ, अब ये बता रहा है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में कितने कितने लोग हैं, और हर ईयर का एक्चुअल मीन है क्या, 78 और 77, 79, 78। दिखने में भी लग रहा है कि कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था, और इसीलिए पी की वैल्यू भी वो ग्रेटर देन 0.05 आई है। और अगर हम इसको कहें कि इफ़ेक्ट साइजेस भी बताए, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब ग्रुप में कोई डिफरेंस है भी नहीं तो इफ़ेक्ट साइज़ में भी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होगा। तो हम इससे कहते हैं अनोवा का इफेक्ट साइज, वन वे अनोवा का, क्योंकि हमारे पास एक ही प्रिडिक्टर वेरिएबल है जो कि ईयर है यूनिवर्सिटी का, तो उसका हम एटा स्क्वाड से रिक्वेस्ट करते हैं। तो एटा स्क्वाड भी ये कह रहा है 0.000। इसका मतलब है कि कोई डिपेंडेंट वेरिएबल हैं आपके ईयर्स हैं, कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे आपके ग्रेड को प्रिडिक्ट करने में। इट डज़ नॉट मैटर कि आप किस ईयर से हो, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आपका ग्रेड क्या आएगा। तो कोई ना स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट है रिजल्ट, ना प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंट है। इफेक्ट साइज आपको प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बताता है, जैसे जेंडर डिफरेंस हमें स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट तो थी ऊपर के, यस स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं दो ग्रुप्स एक दूसरे के साथ, बट यस बाय चांस तो नहीं आया, ठीक है। ये जो रिज़ल्ट आया था हमारा टी टेस्ट का, बट प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस कोई इतनी खास नहीं थी, कोई इतना बड़ा मीनिंगफुल डिफरेंस नहीं था बिटवीन मेल्स और फीमेल्स। तो इसी तरह से ये भी बता रहा है कि कोई डिफरेंस नहीं है ईयर का आपके ग्रेड के ऊपर। अच्छा, अनोवा में अगर ये रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट होता तो हमें एक और चीज़ करनी पड़ती जिसका नाम है पोस्ट हॉक एनालिसिस, कि ठीक है पी वैल्यू सिर्फ इतना बताती कि यस देयर इज़ अ डिफरेंस समवेयर इन द ग्रुप, जैसे फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर से, फिर उसको हमें कंपेयर करना पड़ता है, उसके बाद हमें पता चलती है कंप्लीट पिक्चर। फिर हम आते हैं मल्टीपल रिग्रेशन के ऊपर। अब हमें ग्रेड प्रिडिक्ट करना है, बजाय इसके कि हम एक एक प्रिडिक्टर से प्रिडिक्ट करें, क्या हम मल्टीपल प्रिडिक्टर से ग्रेड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे जेंडर का कितना यूनिक रोल होगा ग्रेड के अंदर, जेंडर के साथ अगर लेट्स से टीचर की कितनी परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ एफिकेसी स्टूडेंट की अपनी कितनी है, एंजाइटी। तो क्या हम मल्टीपल प्रेडिक्टर्स से ग्रेड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? इस तरह के हम सवालों के जवाब फिर हम जाते हैं मल्टीपल रिग्रेशन की तरफ। मल्टीपल रिग्रेशन फ्लेक्सिबल है क्योंकि मल्टीपल रिग्रेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल तो आपका कंटिन्यूस होता है, बट आपके जो प्रेडिक्टर्स होते हैं उसमें ग्रेड को प्रिडिक्ट करते हैं। लेट्स से हम किन किन वेरिएबल से प्रिडिक्ट करते हैं इन द जमोवी। हम इसके लिए चलते हैं रिग्रेशन पे, और लिनियर रिग्रेशन और डिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारा कांस्टेंट ही है। इस वर्कशॉप में हमें ग्रेड को प्रिडिक्ट करना है, और
कोवेरिएट्स में हम स्केल वेरिएबल रखते हैं जो जिसके आगे स्केल बना हुआ है। लेट से हम स्टूडेंट की एंजाइटी से प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कि एंजाइटी, चलें डायरेक्ट अगर हम सिर्फ एक प्रिडिक्टर है तो देखते हैं कि क्या एसोसिएशन बन रही है। एंजाइटी, अच्छा एंजाइटी हमने मीन्स कलेक्ट किए हुए हैं, एंजाइटी के स्केल के ऊपर मीन्स हैं स्टूडेंट के। और देख ये क्या कह रहा है, हमें इसमें देखते हैं सबसे पहले तो आर स्क्वायर रिग्रेशन में। एक तो आपको पी वैल्यू के अलावा, पी वैल्यू तो आपको पता ही है कि आप देखते ही देखते हैं, वो तो मैं अगर ना भी कहूँ तो आप देख ही लेंगे। लेकिन हमें एक पी वैल्यू के अलावा हमें क्या देखना होता है रिग्रेशन में, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ज़्यादा आपको अच्छी पिक्चर देता है कि कितना परसेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने में। लेट्स से ग्रेड्स की अगर हम बात करें, ग्रेड्स क्योंकि डिफरेंट है ना, स्टूडेंट के ग्रेड जा रहे हैं फ्रॉम समवेयर फ्रॉम बिटवीन 20% से अराउंड 100 के करीब जा रहे हैं, तो काफ़ी वेरिएबिलिटी है वेरिएंस है ग्रेड्स के अंदर। तो हमारा सवाल ये है कि वो जो इतनी सारी वेरिएंस है वेरिएबिलिटी है उसमें से किसी भी प्रिडिक्टर का रोल क्या है, या हमारे ओवरऑल मॉडल उसमें से कितनी परसेंट वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगर हमारे पास मॉडल में सिर्फ एंजाइटी है तो एंजाइटी एज अ प्रिडिक्टर तो सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे पी वैल्यू लेस देन 0.00 है, जिसका मतलब है एंजाइटी का इफेक्ट ऑन ग्रेड बाय चांस नहीं आ रहा, रैंडम चांस। अगर हम मल्टीपल टाइम भी टेस्ट करें तो इसी तरह का रिजल्ट आएगा। और इसको अगर हम डायरेक्टली इसको एस्टिमेट को अगर हम इंटरप्रेट करें तो ये क्या कह रहा है कि एंजाइटी का मीन अगर 1 पॉइंट से बढ़ेगा, किसी भी स्टूडेंट की एंजाइटी 1 पॉइंट से उसका मीन बढ़े तो ग्रेड में 0.256% का रिडक्शन आएगा। परसेंट में इसलिए कह रहा हूँ कि ग्रेड हमने परसेंटेजेस के अंदर लिए हुए हैं स्टूडेंट के, हैं 1 to 100, तो इसलिए 1 यूनिट इंक्रीज अगर एंजाइटी में होगा, एंजाइटी स्टूडेंट की अगर 1 पॉइंट इंक्रीज होगा तो ग्रेड के अंदर -2.56 की रिडक्शन आएगी। अब हम जैसे आर स्क्वायर क्या कह रहा है 0.05, तो ये कितने परसेंट वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है, दिस इज ओनली एक्सप्लेनिंग 5% ऑफ द वेरिएंस। तो अगर हम सिर्फ पी वैल्यू देख रहे होते हैं तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमने बहुत बड़ी डिस्कवरी कर ली है, हमने एंजाइटी को बहुत मेजर फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिया है स्टूडेंट के ग्रेड ख़राब करने में। बट अगर हम आर स्क्वायर को देखें तो वो सारे हमारी खुशियों को मलियामेट कर रहा है। किस तरह से सिर्फ 5% रोल बताया कि एंजाइटी का ग्रेड पे जो रोल सिग्निफिकेंट तो है कि यस बाय चांस तो नहीं आ रहा है ये इफेक्ट, बट इट इज़ ओनली अफेक्टिंग ग्रेड बाय 5%। 5% रोल प्ले कर रही है सिर्फ एंजाइटी आपके ग्रेड को मुतासिर करने में। इसका मतलब है 95% वेरिएंस जो है आपके ग्रेड में अभी भी अनएक्सप्लेन्ड है, या इतनी सारी वेरिएंस हमें नहीं पता है कि स्टूडेंट के ग्रेड में जो चेंज आ रहा है वो क्यों आ रहा है, कोई भी स्टूडेंट जो ग्रेड ले रहा है वो क्यों ले रहा है। वी आर ओनली श्योर अबाउट द एंजाइटी विच इज़ ओनली प्लेइंग 5% रोल। लेट्स से इसी इक्वेशन में हम और प्रिडिक्टर्स ऐड कर देते हैं, कंट्रोल भी, परसीव कंट्रोल स्टूडेंट का भी ऐड कर दिया हमने, एफिकेसी भी ऐड कर दी इसी में, और वैल्यू भी ऐड कर दी परसीव वैल्यू। तो क्या होता है, अब आर स्क्वायर बढ़ के ये चला गया 0.09। इसका मतलब है सारे प्रिडिक्टर्स मिल के 9% वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके ग्रेड के अंदर। 9, जो कि अभी भी काफ़ी लो है ना। हम जानना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट के ग्रेड क्यों इतने वेरी कर रहे हैं, हम ताकि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि अच्छा ग्रेड लेने के लिए स्टूडेंट के लिए क्या फैक्टर्स आइडेंटिफाई करें। बट हमें इतने सारे वेरिएबल डालने के बाद भी सिर्फ 9% वेरिएंस एक्सप्लेन कर पा रहे हैं ग्रेड के अंदर। और अगर हम इंडिविजुअली देखें, अच्छा पहले एंजाइटी का यूनिक अकेला ही का रोल था, जब बाकी प्रिडिक्टर्स नहीं थे ना, एंजाइटी अकेला था, तो एंजाइटी ज़्यादा रोल प्ले कर रहा था ग्रेड को प्रिडिक्ट करने में। बट अगर हमने सारे प्रिडिक्टर डाल दिए इक्वेशन में तो एंजाइटी का जो यूनिक रोल था वो अब कम हो गया। अब ये एंजाइटी का यूनिक रोल किस तरह से बता रहा है कि बाकी वेरिएबल्स को अगर हम कांस्टेंट होल्ड करें, बाकी वेरिएबल्स को अगर हम समझें कि सबके बराबर हैं, कंट्रोल सबका बराबर है, एफिकेसी सबकी बराबर है, वैल्यू सबकी बराबर है, तो एंजाइटी का कितना रोल होगा। तो ये कह रहा है कि -1.72% की रिडक्शन होगी ग्रेड के अंदर
with 1 unit increase in anxiety mean, which is still statistically significant, but अब एंग्जाइटी का रोल उतना स्ट्रांग नहीं रहा जब बाकी वेरिएबल्स आ गए इक्वेशन के अंदर। ये क्यों कम हो गया रोल? बिकॉज एंग्जाइटी का ओवरलैप दूसरे वेरिएबल के साथ भी है। एंग्जाइटी का कुछ ओवरलैप कंट्रोल के साथ होगा, कुछ ओवरलैप सेल्फ एफिकेसी के साथ होगा। तो ये वेरिएंस पहले अकेला एंग्जाइटी क्योंकि अकेला था इसलिए वो सबका इफेक्ट उसके अंदर था, बट चूंकि हमने अब सबके इफेक्ट को आइसोलेट कर दिया तो अब एंग्जाइटी का यूनिक इफेक्ट सिर्फ 1.72% की रिडक्शन लेके आ रहा है ग्रेड के अंदर। कंट्रोल इज़ ऑलमोस्ट डूइंग नथिंग, क्योंकि कंट्रोल का अगर हम पी वैल्यू भी देखें विच इज़ ग्रेटर देन 0.632, तो कंट्रोल ना ही ग्रेड में कोई खातिर खार वेरिएंस चेंज लेके आ रहा है और ना ही ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। तो अगर हम कन्वेंशनल तरीके से डेटा एनालिसिस कर रहे होते तो हम कंट्रोल को समझते हैं कि कंट्रोल परसीव कंट्रोल ओवर लर्निंग होना हमारे किसी काम का नहीं है। स्टूडेंट का अपनी लर्निंग पे कंट्रोल हो या ना हो तो इसका मतलब है कि कोई रोल प्ले नहीं कर रहा हो रिगार्डलेस। कंट्रोल का मतलब कंट्रोल एक फजूल वेरिएबल है, आसान अल्फाज में हम ये कंक्लूड कर लेते हैं। बट देयर इज़ अ नुआंस है कि अगर कोई वेरिएबल आपका स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फजूल वेरिएबल है, आप उसको डिस्कार्ड कर दें। अगर थ्योरी कह रही है कि कंट्रोल होना ग्रेड के ऊपर अफेक्ट करता है, कि जिस स्टूडेंट का जितना अच्छा कंट्रोल होगा अपने कोर्स की लर्निंग के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर थ्योरी कह रही है। लेकिन आपके मॉडल में कंट्रोल का इफेक्ट नहीं आ रहा तो आप उसको डिस्कार्ड नहीं कर देंगे या रैशनलाइजेशन नहीं देने लग जाएंगे कि हमारे कल्चर में ऐसा है और हमारे कल्चर में वैसा है। बल्कि ये हो सकता है कि कंट्रोल हो सकता है डायरेक्ट रोल प्ले ना करता हो सकता है कि ये इंटरेक्ट करता हो दूसरे वेरिएबल के साथ, फिर चेंज करता हो वेरिएबल के एसोसिएशन को। तो इस तरह के हमें इंटरेक्शन को भी माइंड में रखना पड़ता है। हो सकता है कंट्रोल का मेन इफेक्ट ना हो ग्रेड पे बट इंटरेक्शन इफेक्ट हो, तो वो भी हमें देखना होता है। वो भी हम देखेंगे, अगर आज की वर्कशॉप में टाइम मिला तो हमें कंट्रोल को एज अ इंटरेक्शन के तौर पे यूज़ करके, अदरवाइज़ हमारी नेक्स्ट वर्कशॉप में तो प्लान है कि हम इंटरेक्शन को किस तरह से टेस्ट करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। एफिकेसी भी, एफिकेसी के मीन के अंदर 1 पॉइंट का एडिशन होने से ग्रेड के अंदर 2.31% की इंक्रीज़ हो रही है, जो कि स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। वैल्यू इज़ ऑल्सो नॉट प्लेइंग एनी रोल ऑन इट्स ओन, तो वैल्यू ना स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है और ना दिखने में लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ लेके आ रहा है आपके बीटा आपके ग्रेड के अंदर। तो वैल्यू और कंट्रोल इस पर्टिकुलर मॉडल में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, तो हम इस पर्टिकुलर मॉडल से सिर्फ अगर हम इनको हटा दें तो अभी 0.09 है। हम देखते हैं कि वेरिएंस एक्सप्लेन में क्या फ़र्क पड़ता है। कंट्रोल और वैल्यू दोनों को हटाया और सिर्फ इसको रखा, तो सिर्फ 1% की रिडक्शन हुई, यानी 8% वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है आपकी एंग्जाइटी और एफिकेसी। तो ज़्यादा बल्क ऑफ द वेट जो इस मॉडल का उठा रहे हैं वो सेल्फ एफिकेसी और एंग्जाइटी ही उठा रहे हैं। दोनों सिग्निफिकेंट हैं और दोनों मिलके 8% वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहे हैं। यानी कंट्रोल और वैल्यू का इस मॉडल में कोई खातिर खा रोल नहीं है। अगर हम उनको हटा भी दें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा हमारे मॉडल के अंदर। 9 से जस्ट 8% पे रिडक्शन आई है। अच्छा, इंटरसेप्ट क्या बताता है? इंटरसेप्ट बताता है कि अगर बाकी प्रिडिक्टर ज़ीरो हों, यानी एंग्जाइटी अगर हाइपोथेटिकली किसी की ज़ीरो हो और एफिकेसी भी ज़ीरो हो किसी पर्सन की, विच इज़ अनरियलिस्टिक, बट इंटरसेप्ट बेस लाइन देता है आपके मॉडल की कि एंग्जाइटी और एफिकेसी ज़ीरो हो तो पर्सन का बेस ग्रेड क्या होगा। तो ये कह रहा है कि 71.84 होगा अगर किसी को कोई एंग्जाइटी नहीं हो और कोई सेल्फ एफिकेसी ना हो, विच इज़ नॉट इंटरप्रेटेबल इन दिस पर्टिकुलर मॉडल, बट इंटरप्रिटेशन आपको बेस लाइन देता है इंटरसेप्ट आपको। अच्छा, कॉन्फिडेंस इंटरवल यहाँ पर भी जिस तरह से आर स्क्वायर, रिग्रेशन से हमें क्या सबक मिलता है कि हम आर स्क्वायर को, पी वैल्यूज़ को सिर्फ नहीं देखना होता, बल्कि आर स्क्वायर सबसे मेन स्टेटिस्टिक होता है रिग्रेशन के अंदर। चाहे आप सिंपल लिनियर रिग्रेशन कर रहे हो या मल्टीपल रिग्रेशन कर रहे हो या डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड तरह के आप पैथ एनालिसिस कर रहे हो, तो आर स्क्वायर आपको बताता है कि आपका मॉडल कितना एक्सप्लेन कर रहा है वेरिएंस। तो वी वांट इट टू बी हायर, एज मच हायर एज वी कैन। इस बार हम कॉन्फिडेंस इंटरवल लेट से कि हम ला सकते हैं या नहीं, मॉडल कोफिशिएंट से कॉन्फिडेंस इंटरवल, यस, कॉन्फिडेंस इंटरवल।
अब ये बीटा जो थे ये तो हमारे इस पर्टिकुलर सैम्पल में थे ना, बट हमें पता है कि सैम्पल टू सैम्पल स्टेटिस्टिक वेरी कर सकते हैं। तो अगर हम इसी स्टडी को मल्टीपल टाइम रिपीट करें और हर बार एंजाइटी और एफिकेसी का बीटा या एस्टिमेट कैलकुलेट करें कि वो कितना परसेंट चेंज लेके आ रहा है या कितनी चेंज लेके आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में, तो ये बता रहा है कि एंजाइटी अगर हम इसी स्टडी को मल्टीपल टाइम थाउजेंड्स ऑफ टाइम रिपीट करें तो 95% ऑफ द जो कॉन्फिडेंस इंटरवल बनेंगे उसमें लोवेस्ट वैल्यू -2.58 की रिडक्शन लेके आ सकता है जीपीए के अंदर, और कम से कम -0.90 परसेंट की रिडक्शन लेके आ सकता है जीपी के अंदर। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल भी हमें ये बताते हैं कि हमारा एस्टिमेट कितना रिलायबल है। लेकिन यहाँ पे देखें इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है कि एंजाइटी हमारा के कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो रेंज है वो बहुत बड़ी रेंज है ना, -0.90 से लेके -2.58 बहुत बड़ी रेंज है। तो इसका मतलब है कि इतना स्टेबल नहीं है हमारा ये एंजाइटी का भी वेरिएबल, जो कि हमें पता चल रहा है कि आर स्क्वायर भी चूँकि इतनी ज़्यादा नहीं है ना, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मॉडल में एक तो आर स्क्वायर बड़ा होता है 30 40 50% तक हम वेरिएंस 60 70% तक भी वेरिएंस एक्सप्लेन कर सकते हैं। उस सूरत में फिर प्रिडिक्टर्स भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, उनके स्टैंडर्ड एरर्स भी कम होते हैं, इसकी वजह से फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो रेंजेस होती हैं वो भी नैरोवर रेंजेस होती हैं। अच्छा, बिफोर वी एंड आवर प्रेजेंटेशन, जैसे हमने कहा था कि कंट्रोल को हम फजूल नहीं समझेंगे, बल्कि हो सकता है वो इंटरेक्ट कर रहा हो आपके दूसरे वेरिएबल के साथ। तो हम जस्ट क्विकली एज एक मॉडरेशन एनालिसिस करके देखते हैं जिसमें हम कंट्रोल को एज अ मॉडरेटर चेक करते हैं। तो हम मॉडल बिल्डर में जाते हैं, पहले तो कंट्रोल को ऐड करते हैं और अब कंट्रोल और एफिकेसी का इंटरेक्शन कराते हैं कि क्या, चलो कंट्रोल अलग से तो कोई काम नहीं कर रहा था, बट क्या वो इंटरेक्ट करके रोल प्ले कर रहा है, विच इज़ समवॉट टेलिंग द स्टोरी कि यस, अगर ठीक है कंट्रोल अकेले तो इतना ख़ास रोल नहीं प्ले कर रहा है, विच इज़ स्टिल लेस देन ग्रेटर देन 0.05, बट इनका इंटरेक्शन अगर हम सेल्फ एफिकेसी और कंट्रोल का इंटरेक्शन करें तो फिर ये कह रहा है कि यस, इस तरह का इफ़ेक्ट जो है बाय रैंडम चांस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो है। या अगर हम इसको इंटरप्रेट करें तो एफिकेसी और ग्रेड की जो पॉजिटिव एसोसिएशन थी, एफिकेसी ग्रेड को पॉजिटिवली प्रिडिक्ट कर रहा था ना कि जितनी ज़्यादा एफिकेसी थी ग्रेड उतना अच्छा आ रहा था। अब ये कह रहा है कि कंट्रोल उस एसोसिएशन को चेंज कर रहा है। एफिकेसी और ग्रेड की एसोसिएशन विल चेंज डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द कंट्रोल। किसी में अगर कंट्रोल की लेवल कम या ज़्यादा होगा तो उससे रिलेशनशिप बिटवीन एफिकेसी एंड ग्रेड डिफ़र करेगी, जो उसके हम विजुअलाइज करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से पता चल सकती है एफिकेसी और कंट्रोल के इंटरेक्शन का मतलब क्या है। तो हम जल्दी से जाते हैं फ्लेक्स प्लॉट में और इंटरेक्शन चेक करते हैं कि ये जो इसका मतलब क्या है। ग्रेड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और इसको हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं एफिकेसी से, और कंट्रोल को एज हम ले रहे हैं मॉडरेटर। हाँ, ये कह रहा है कि एफिकेसी और ग्रेड की रिलेशनशिप इज़ नॉट कांस्टेंट अक्रॉस कंट्रोल। हम कंट्रोल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने कंट्रोल को 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया है। कंट्रोल इस सेक्शन में लोअर कंट्रोल वाले स्टूडेंट्स हैं, इसमें एवरेज कंट्रोल वाले स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पे हाई एवरेज कंट्रोल वाले स्टूडेंट हैं। ये ब्लू लाइन क्या बता रही है कि ब्लू लाइन बता रही है रिलेशनशिप बिटवीन एफिकेसी एंड ग्रेड डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ कंट्रोल। जैसे अगर आपका हाई कंट्रोल है तो आपकी एफिकेसी और ग्रेड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, काफ़ी स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव रिलेशनशिप है, बिकॉज दिस ब्लू लाइन इज़ काफ़ी स्टीपर, तो हम इसको कहेंगे कि स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव रिलेशनशिप है रिलेटिवली स्पीकिंग। और अगर आपका कंट्रोल एवरेज है तब भी आपकी काफ़ी पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन एफिकेसी एंड ग्रेड, या दूसरे अल्फाज में उन स्टूडेंट का जिनका कंट्रोल एवरेज होता है वो उनकी भी एफिकेसी और ग्रेड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, या दूसरे अल्फाज में कि वो भी मोर लाइकली टू गेट बेटर ग्रेड्स
अगर उनकी एवरेज एफिकेसी है तो। बट ये ब्लू लाइन रिलेटिवली लेस स्टीपर है इन लोअर कंट्रोल ग्रुप। देखें यहाँ पे ब्लू लाइन ज़्यादा स्टीपर है, यहाँ पर भी ज़्यादा स्टीपर है, बट लोअर कंट्रोल में ये लाइन लेस स्टीपर है। ये लेस स्टीपर होने का क्या मतलब है कि एफिकेसी और ग्रेड की रिलेशनशिप इतनी स्ट्रॉन्गर नहीं है जितनी यहाँ पर एवरेज कंट्रोल में या अबव एवरेज कंट्रोल में स्ट्रॉन्गर थी। इसका मतलब है कि लो कंट्रोल वाले स्टूडेंट इतने अच्छे ग्रेड नहीं लेते अगर उनकी एफिकेसी लो हो तो दिस इज़ क्लासिक इंटरेक्शन। अगर हम टिपिकल पुराने तरीके से अपना एनालिसिस चेक कर रहे होते जिसमें रिग्रेशन में हमने कंट्रोल को डाला, पता चला कंट्रोल इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर, तो हमने कंक्लूड कर दिया कि कंट्रोल का कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, और फिर हम उसकी रैशनलाइजेशन करने बैठ जाते हैं अपने डिस्कशन में कि कंट्रोल हमारे कल्चर में डिफरेंट होता है, वैसा होता है। बट एक्चुअल तरीका क्या है कि आपकी थ्योरी गाइड करती है कि आपके वेरिएबल का सर्टेन रोल होता है, उस रोल को आप उस तरह से इन्वेस्टिगेट करोगे तो वो आपको सही पिक्चर देगा। जिस तरह से हमने कंट्रोल को अगर डिस्कार्ड कर दिया होता तो वी वुड हैव लॉस्ट दिस इनसाइट जो कि हमें इस मॉडरेशन एनालिसिस से पता चला। तो गोइंग बैक टू द पावर पॉइंट के जब भी हम मॉडल टेस्ट करें सिर्फ पी वैल्यू पे ना रिलाई करें, बल्कि मोर स्पेशलाइज जो कि पैरामीटर एस्टिमेट्स होते हैं जो कि आपके मॉडल के बारे में बताते हैं कि कितना अच्छा रोल प्ले कर रहा है आपका मॉडल, या रिग्रेशन की सूरत में आर स्क्वायर को देखें और रिग्रेशन के कोफिशिएंट को देखें, जिसको अभी हम देख रहे थे एस्टिमेट, या दूसरे अल्फाज में हम उनको बीटा भी कहते हैं। और बीटा के कितने स्टेबल हैं आपके बीटा, वो उसको के साथ हम कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ देखते हैं, तो फिर जाके हमें हॉलिस्टिकली और कंप्लीट पिक्चर पता चलती है अपने डेटा की। क्योंकि हमारा रिसर्चर्स का पर्पज़ ही सिर्फ ये होता है कि हमें ट्रूथ को डिस्कवर करना। रिसर्च हम करते ही इसलिए हैं कि हम फैक्ट को, सच्चाई को डिस्कवर कर सकें, ना कि इसलिए करते हैं कि जस्ट पी वैल्यू किसी तरह से लेस देन 0.05 आ जाए और हम जर्नल में पब्लिश कर दें। दिस इज़ नॉट द एक्चुअल गोल जिसके लिए हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च की जो एंटरप्राइज है वो इसीलिए बनाई गई है कि हम सच्चाई को डिस्कवर कर सकें ताकि उसको हम अप्लाई करें रियल लाइफ में। उसकी जैसे लेट्स से हमने कंट्रोल के बारे में पता चला है कि कंट्रोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिससे ग्रेड के ऊपर इन्फ्लुएंस आता है, तो फिर हम कंट्रोल के बारे में स्टूडेंट के कंट्रोल को फिर मैनेज करना सिखाएंगे कि कैसे अपनी लर्निंग के ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं एज ए टीचर्स। तो अगर हमारी नीयत ये है कि हमें सच्चाई डिस्कवर करनी है, तो फिर हमें ऑनेस्ट तरीके से और स्टेटिस्टिक्स को प्रॉपर तरीके से जिस तरह से उनको यूज़ करना चाहिए वैसे करके हम ट्रूथ को डिस्कवर कर सकते हैं और अपनी रियल लाइफ में रिसर्च को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे सोसाइटी का अल्टीमेट गोल क्या है किसी भी रिसर्च का, कि अपनी सोसाइटी को बेहतर करें, अपनी स्टूडेंट सोसाइटी को, अगर आप एजुकेशनल रिसर्चर हैं तो। ठीक है, तो रिसर्च क्वेश्चन से हमेशा स्टार्ट होती है जर्नी। रिसर्च क्वेश्चन जितना क्लियर होता है आपको वो गाइड करता है कि इस पे किस तरह का एनालिसिस का टेम्पलेट अप्लाई हो सकता है। वेरिएबल टाइप की आपको आइडेंटिफिकेशन हो, आपके प्रेडिक्टर कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और क्यों है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिर्फ आपको पता है, सिर्फ ये नहीं है कि ये आई वी है या डी वी है, बट क्यों है। आई वी डी वी को जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो क्यों इन्फ्लुएंस कर रहा है, कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये सब चीज़ें पता हो। फिर आपने मेजर कैसे किया हुआ है, आपका क्या वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल नॉमिनल है, कौन सा कैटेगोरिकल है, इस चीज़ की भी डिस्टिंक्शन ज़रूरी होती है, बिकॉज स्टेटिस्टिकल टेस्ट डिपेंड करते हैं। अभी तो हमारा ग्रेड कंटिन्यूस वेरिएबल था ना, अगर लेट्स से मेरा पर्पज़ ये होता पास और फेल को प्रिडिक्ट करना कि कौन पास हो रहा है कौन फेल हो रहा है, तो फिर मैं ये टिपिकल रिग्रेशन नहीं कर सकता था उस डिपेंडेंट वेरिएबल से, फिर मुझे दूसरी बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन करनी पड़ती। तो वो डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर ओन वेरिएबल कितनी अच्छी है, उसके बाद आप सही एनालिसिस चूज़ कर सकते हो और फिर रिजल्ट्स को ऑनेस्टली इंटरप्रेट कर सकते हो। तो दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ, एक तरह से प्रोसेस आपको डेमोस्ट्रेट करना है कि रिसर्च का प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट होता है। रिसर्च क्वेश्चन से, डेटा की एक्सप्लोरेशन से, फिर विजुअलाइजेशन से, फिर टेस्ट रन करने से और फिर उसको इंटरप्रेट करने से। बट सब कुछ इस 1 घंटे की वर्कशॉप में पॉसिबल नहीं हो सकता ना, तो मल्टीपल तरह के स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर्स होते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन को जिस तरह से मैंने ब्रीफली टच किया अभी, कि अगर आपका कैटेगोरिकल आउटकम होता है नॉमिनल,
बाइक जिसकी दो कैटेगरीज तो आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन करते हो। अगर आप स्केल की वैलिडेशन कर रहे होते हो तो आपके लिए फैक्टर एनालिसिस रिपोर्ट करना और उसके के थ्रू टेस्ट करना है कि आपका स्केल वैलिड है भी या नहीं। अगर आप कह रहे हो आपका आई वी डी वी को अफेक्ट करता है और कैसे अफेक्ट करता है थर्ड वेरिएबल के थ्रू, तो आप मीडिएशन एनालिसिस करते हो। अगर जिस तरह से हमने कंट्रोल को देखा है कि आई वी और डी वी की रिलेशनशिप को चेंज किया उसने, एफिकेसी और ग्रेड की जो पॉजिटिव रिलेशनशिप वो चेंज हो रही थी डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ कंट्रोल। तो अगर इस तरह का एनालिसिस है तो मॉडरेशन एनालिसिस कहलाता है। सैम्पल साइज़ कितना होना चाहिए किसी भी स्टडी के लिए, तो इस तरह के सारे डिसीजन हमें स्टेटिस्टिक्स की नॉलेज की बेस पे लेने होते हैं, जो कि पार्ट ऑफ द प्लान है मैं हमारा लॉजिक्स का और मेरा कि इसको हम कंप्लीट एक सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप के थ्रू इस बाकी स्टेटिस्टिक्स को हम डीपली एक्सप्लोर करें और सिर्फ ओवरव्यू ना करें बल्कि हर एनालिसिस की इन डेप्थ में जाके हम उसको कवर करें, उसके नुआंसेस को सीखें, डायग्नोस्टिक्स सीखें कि क्या अजम्पशन होती हैं किसी भी टेस्ट की और एग्जाम्पशन मीट किस तरह से होती हैं, अगर मीट ना हो तो अल्टरनेट राउट्स क्या होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे पार्ट ऑफ द प्लान है आगे के लिए। गुड टू हैव यू ओवर हेयर और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।